आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करेंगे एंड बहुत ईजी वे में हम लोग इसे पढ़ेंगे। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग जितने भी पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीखे हैं एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया। तो ये हमें एक सेंटर वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है और इसे मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया है। अगर हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो ये हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देता है, यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी टेबल का जो डाटा जिसमें कलेक्टेड रहता है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उससे हम लोग गेन नहीं कर पाते हैं, उससे हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, सिर्फ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करके। सेंट्रल टेंडेंसी बोले तो मीन मीडियन मोड का मान निकाल के उस टेबल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं। तो अब हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एक नया फैक्टर आएगा डिस्पर्सन या स्कैटर्डनेस। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस मतलब कि किस तरह से मेरा डाटा फैला हुआ है, यानी बिखरा हुआ है किसी सेंटर के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट या किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट, किस तरह से मेरा डाटा फैला हुआ है उसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन। तो वही डाटा का जो फैलाव है उसका ही निकालना, उसका मेजर करना कहलाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एंड जिस तरह से सेंटर टेंडेंसी का मेजर करके एक सर्टेन वैल्यू, फिक्स वैल्यू निकालते थे, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो किसी एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है, किसी एक पॉइंट पर सेंटर होता है एंड उस पॉइंट से हम लोग सारे डाटा के बारे में मतलब एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ओके, तो इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में भी एक हम सिंगल नंबर डिफाइन करेंगे, मतलब एक ऐसा नंबर जो सारे डाटा है मतलब किस तरह से फैला हुआ है, उस एक नंबर से ही हम लोग सारे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्या, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के अंदर। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, जो हम आपको आने वाले लेक्चर या इसी में हो सके तो कवर कर दूंगा। तो यहाँ तक हमने जाना कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जो हम लोग का आइडिया मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो मेरा कंप्लीट नहीं होता है, वो हमारा इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त इन्फॉर्मेशन होता है, पूरी जानकारी उसे नहीं मिलती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीटी, मेजरमेंट ऑफ सीटी बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमें पार्शियली इन्फॉर्मेशन मिलता है, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या बोलता है, पार्शियली इन्फॉर्मेशन मिलता है, पार्शियली इन्फॉर्मेशन। एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बोले तो इससे हम लोग मेजर करने का तरीका क्या है, मीन से कीजिए या मीडियन से कीजिए या मोड से करिए। और ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक सेंटर वैल्यू बताता है, कौन, मीन मीडियन एंड मोड। और इसी मीन मीडियन मोड से हम लोग वैल्यू जब निकालते हैं तो उससे सारे डाटा किस तरह से अरेंज है, मतलब कौन सारे डाटा किस पॉइंट पर सेंटर है, वो उससे पता चल जाता है। तो ये जो हमारा मीन मीडियन मोड, कोई भी तरीका से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, उससे हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बोले तो पार्शियली इन्फॉर्मेशन देता है ओनली। अगर इससे बोले तो सबसे ईजी वे में, ठेठ लैंग्वेज में बोले तो हमें रफ आइडिया देता है किसी भी डाटा के बारे में, रफ आइडिया। ओके, या देता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी डाटा, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेंट्रल पार्ट पर किस तरह से कंसंट्रेट हो रहा है उसके बारे में बताता है। यानी कि अगर सीधा बात बोले तो ये हमें रफ आइडिया, पार्शियल इन्फॉर्मेशन, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देता है, हमें फुल्ली जानकारी नहीं मिल पाती कौन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड हमें क्यों ज़रूरी होता है, इसे क्यों पढ़ा जाता है, तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने सपोज़ किया कि हमारे पास तीन सेट है। इसमें सेट 1 में जो डाटा गिवन है वो है हमारा 7 है, 8 है, 10 है एंड 11 है। सेट 2 में जो डाटा है ACT, सेट 2 में जो डाटा गिवन है वो है हमारा 3 है, 6 है, 9 है, 12 है एंड 15 है। सेट 3 में जो डाटा गिवन है वो हमारा 1 है, 5 है, 9 है, 13 है एंड 17 है। नाउ अगर हम तीनों का मीन निकालें, बोले तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करें, तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का सबसे बेस्ट चॉइस होता है कि हम सबका मीन निकाल लें। तो सेट 1 का मीन क्या हो जाएगा, 7 + 8 + 10 + 11 अपॉन कितना, 4। सबको जब ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 36।
11 8 7 15 10 25 25 से 11 36/4 यानी कि इसका मीन आ गया 9। सेट 2 की अगर बात करें तो इसका मीन 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और कितने डाटा है 1 2 3 4 5 5। आई होप कि आपको मीन निकालने आता होगा। ये हमारा अनग्रुप डाटा का मीन है। इसमें क्या कहते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द वेरिएबल अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल नीचे रखेंगे, उसके बाद सम ऊपर रखेंगे, सबके जोड़ देंगे तो 36/4। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे, सबको सम कर देंगे बटा नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो इसका भी 45 आएगा। 6 3 9 9 18 18 12 30 30 15 45/5 यानी कि इसका भी मीन कितना आ गया 9। एंड x3 की बात करें बोले तो x बार 3 मीन ऑफ द सेट 3, तो 1 + 5 + 9 + 13 + 17 कितने नंबर ऑफ डाटा है 1 2 3 4 5 6 डाटा है। इसको जब अगर हम सम करेंगे 1 2 3 4 5 डाटा है। एंड इसको जब सम करेंगे तो कितना 17 13 30 30 एंड 9 5 14 15 30 15 45 45/5 यानी कि इसका भी हमारा मीन क्या आ गया सेम आ गया। यानी कि x1 बराबर x2 बराबर x3, एक ऊपर बार है, सबका मीन क्या आ गया सेम आ गया यानी 9 आ गया। यहाँ पे मीन का मान जो है, मीन का मान कितना है, सभी का मान कितना है 9 है। तीनों सेट का मीन कि यहाँ पे 9 है। इसका मतलब मीन सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा वो भी सेम होगा। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि अगर मीन सेम है तो उससे निकलने वाला इन्फॉर्मेशन भी हमारा सेम होगा। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि मीन देखकर ये नहीं पता लगा सकते हैं कि जो मेरा मीन दिया गया था वो सेट 1 का था या सेट 2 का था या सेट 3 का था या किसी और सेट का था। सपोज़ मैंने डाटा नहीं दिया, सीधा बोल दिया कि मीन हमारा 9 है, तो कौन से सेट का भाई? अगर हम तो ऐसे 9 मीन वाले के तो बहुत सेट हो सकते हैं, इसमें से कौन सा सेट का, सेट 1 का है या 2 का या 3 का है या कुछ और सेट का मीन है, ये हम पता सिर्फ मीन को देखकर नहीं लगा सकते। यानी कि इससे हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते ओनली मीन को देखकर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक इनएडिक्वेट है। क्या इससे हमारा कंप्लीट आइडिया नहीं निकल पाता है, किसे मीन देखकर ओनली। थस वी से दैट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इनएडिक्वेट बोले तो अपर्याप्त, इनएडिक्वेट टू gives us a complete idea of the distribution। सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करके उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना, कंप्लीट आइडिया गेस करना, कंप्लीट आइडिया निकालना इम्पॉसिबल है। मतलब इससे हमारा कंप्लीट आइडिया नहीं निकल पाता सिर्फ मीन देखकर बोले तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करके। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर की ज़रूरत होती है जिससे हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। एंड वो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा, वो एक्स्ट्रा फैक्टर मेरा डिस्पर्सन होगा जिसे हम लोग मेजर करेंगे। ओके, जैसे मैंने सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया था उसी तरह एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्पर्सन को भी मेजर करेंगे। थस वी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फैक्टर अदर देन सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मीडियन मोड अदर देन मीन मीडियन मोड that gives the complete information about the data जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सन कहेंगे। अब इस डिस्पर्सन को हमें क्या करना है, मेजर करना है। किस तरह से डिस्पर्सन को मेजर करेंगे अब हम लोग ये जानेंगे। ओके, डिस्पर्सन के बारे में पढ़ने से पहले एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा डाउट भी होगा तो इस एग्जांपल से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जांपल मेरा एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैंने सोचा कि आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया है कि कंसीडर द रन स्कोर बाय द 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैच। 2 बैट्समैन के द्वारा लास्ट 10 मैच 10 मैचों में जो रन स्कोर किया गया है वो हमें दिया गया है। बैट्समैन ए द्वारा जो 10 मैचों में जो बनाया गया रन है, ये 30 91 0 64, ये बैट्समैन ए के द्वारा बनाया गया रन है। एंड बैट्समैन बी के द्वारा बनाया गया रन है फर्स्ट मैच में यहाँ 53 है,
सेकेंड में 46, 48, 50 इस तरह से है। यानी बैट्समैन ए फर्स्ट मैच में कितना 30 रन मारा था, उसी मैच में बैट्समैन बी ने चाहे कोई और मैच होगा जिसमें कहाँ मारा था 53 रन मारा था, बैट्समैन ए ने 91 रन मारे थे, तो ये कितना है 46 रन मारे थे, और ये दोनों का 10 मैचों का स्कोर दिया गया है। अगर इसका हम मीन निकालें तो बैट्समैन ए का मीन हो जाएगा हमारा क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे कि कितने 10 से 10 मैच का स्कोर दिया गया है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मीन कुछ आता है हमारा 53। ओके, एंड इसका जो मीन होगा बैट्समैन बी का भी जो मीन होता है उसका मीन आएगा 53, यानी कि दोनों का मीन सेम है। तो यहाँ पे आप दोनों का मीन सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का परफॉर्मेंस था, खेलने का तरीका था, ये सब चीज़ सेम आ जाएगा। मीन के सेम होने से, दोनों को सेम होने से दोनों खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सेम हो, ये नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि दोनों खिलाड़ी सेम होगा, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस सेम भी होगा। अब दोनों का परफॉर्मेंस सेम क्यों नहीं है? सेम इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे 10 मैचों में जो बैट्समैन ए है किसी मैच में कहाँ 0 से लेकर सबसे मिनिमम रन कितना है 0 है, एंड सबसे मैक्सिमम रन कितना है 117 है, यानी कि बैट्समैन ए ने 0 रन भी मारे और 117 रन भी मारे हैं। अगर बैट्समैन बी की बात करें तो इसका सबसे जो मिनिमम है, मिनिमम हमारा 53, 52, 46 है, एंड सबसे मैक्सिमम हमारा है 57, 60, सबसे कितना है 60 है। देखिए अब कंपेरिजन कीजिए, दोनों का मीन सेम है लेकिन परफॉर्मेंस अलग अलग है। बैट्समैन ए ने किसी मैच में 0 रन भी मारे और किसी मैच में 117 रन भी मारे हैं, मतलब 0 से 117 के बीच में रन मारे हैं, जिसमें 30, 91, 0, 64, 42 से शामिल है। लेकिन अगर बैट्समैन बी की बात करें तो हर मैच में कितना 46 से लेकर 60 तक के बीच में रन मारे हैं। तो यहाँ पे हम जज कर सकते हैं कि अगर प्रत्येक मैच में देखा जाए तो बैट्समैन बी ने सभी मैच में हमेशा कुछ ना कुछ अर्धशतक या 46 और 60 के बीच में कुछ ना कुछ हमेशा सब मैच में मारे हैं 46 और 60 के बीच में। लेकिन बैट्समैन ए क्या है 0 रन भी मारे, 117 रन भी मारे, हाईएस्ट रन भी मारा है एंड 0 रन भी मारे हैं। तो यहाँ देख कर पता चल रहा है कि दोनों का परफॉर्मेंस अलग अलग है। और इससे एक और इन्फॉर्मेशन हम मतलब कह सकते हैं कि बैट्समैन ए है कभी कभी अगर मैच में चला तो ठीक है, नहीं चला तो 0 रन पर भी आउट हो सकते हैं, अगर चला तो हाईएस्ट 117 के स्कोर भी तोड़ सकता है। लेकिन बैट्समैन बी के बारे में अगर कहें तो इसका हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं स्कोर का कि हाँ अगर इसको अगर उतार दे तो हमेशा 40, 50, 60 हमेशा कुछ ना कुछ रन मारेगा। ओके, कहाँ एवरेज कितना है 53, यानी कि 40-60 के बीच में कोई ना कोई रन मतलब मारेगा। बैट्समैन अगर बी को उतारेंगे तो मारेगा, लेकिन बैट्समैन ए के लिए बोले तो एक क्रिस गेल की तरह है, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो चलेगा तो स्कोर खड़ा कर सकता है, नहीं चलेगा तो 0-10 रन मार के भी आउट हो सकता है। ओके, एंड बैट्समैन बी है, इसको हम लोग कह सकते हैं फिनिशर, विराट कोहली को कह सकते हैं। विराट कोहली हर मैच में कुछ ना कुछ रन मारते ही रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे एक कह सकते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस अलग अलग है, यानी कि सिर्फ मीन देखकर, इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ आप मीन देखकर ये पता नहीं लगा सकते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, स्कैटर्डनेस या डिस्पर्सन या वेरिएबिलिटी, ये तीनों चीज़ मतलब सभी एक ही है। यहाँ वेरिएबिलिटी, बैट्समैन ए का वेरिएबिलिटी कितना है 0 से 117 के बीच, 117 मतलब 0 से लेकर 117 स्कैटर मतलब फैला हुआ है 0 से 117 के बीच में, और यहाँ कितना है 46 से लेकर 60 के बीच में ही है। इसको बोलेंगे स्कैटर्डनेस, मतलब कि कितना दूर फैला हुआ है। इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है एंड इसका फैलाव बहुत ही कम है। ये बहुत ज़्यादा फैला है, इसे बोलेंगे मोर वेरिएबल या मोर स्कैटर, या इसको बोलेंगे लेस वेरिएबल या लेस स्कैटर। ओके, अब हमें यही चेक करना है कि कौन सा डाटा कितना दूर फैला हुआ है। मेजरमेंट और डिस्पर्सन के अंतर्गत यही चेक करना होता है कि कौन सा डाटा कितना फैला हुआ है। हम सीधा मीन को देखकर, अगर मीन यहाँ 53 है तो ये देखकर नहीं पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा बैट्समैन कैसा खेल रहा है। लेकिन अगर इसका वेरिएबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा, इसका स्कैटर्डनेस के बारे में बोले तो डिस्पर्सन के बारे में पता चल जाएगा, तो इससे हम लोग लगा सकते हैं कि ये बंदा ऐसा खेल सकता है, इसका परफॉर्मेंस इस मैच में उतारेंगे तो ऐसा स्कोर खड़ा कर सकता है। या जैसे अगर बहुत ज़्यादा रन की, अगर 5 ओवर में आपको 50 रन की ज़रूरत है, तो यहाँ 5 ओवर में 50 रन की ज़रूरत है, तो आपको कौन से बंदा को उतारेंगे, बैट्समैन ए को। 5 ओवर में चाहिए अच्छा खासा रन, ये हो सकता है तो आउट होकर चला जाए या थोड़ा सा रन मारे, नहीं तो मारेगा तो बहुत मार के चलाएगा। तो इसलिए इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग को वेरिएबिलिटी या स्कैटर्डनेस के बारे में पढ़ना जरूरी है, जिससे हम लोग कहेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन।
यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट डज नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनी गिवन डाटा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देने में सफिशिएंट नहीं है। कौन? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसलिए हम लोग को एक नया फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग वेरिएबिलिटी या स्कैटनेस कहेंगे, जिसे हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कहेंगे। अगर आपको लिख कर बताया तो ऐसे हो सकता है कि थस द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सिर्फ मीन मीडियन देखकर हम इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते अबाउट गिवन डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी हमें सिर्फ यही बताता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बताता है कि जो हमारा डाटा है किस पॉइंट पर सेंटर कर रहा है, यानी कि सेंटर वैल्यू के अप्रॉक्स किस तरह से सारे डाटा सेंटर कर रहा है, या ऐसा मान बताता है जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कुछ इस तरह से होगा। लेकिन ये हमारा क्या एक रफ आइडिया देता है। तो हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक अदर फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहेंगे वेरिएबिलिटी। हेंस वेरिएबिलिटी इज अनदर। एंड हमको वेरिएबिलिटी की क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको मैंने बता भी दिया कि सपोज़ यहाँ है कोई यहाँ पे इसका मीन है, लेकिन सिर्फ मीन को देखकर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इसका मतलब कि इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग को सारे डाटा के बारे में जानना जरूरी होता है कि इस मीन के अप्रोच जो डाटा का स्कैटर्डनेस है किस तरह से फैला हुआ है। सारे डाटा इस मीन बोले तो सेंट्रल पार्ट्स के अराउंड किस तरह से फैला हुआ है, इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी पड़ती है, जिसे हम लोग अनदर फैक्टर वेरिएबिलिटी कहेंगे। वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर विच रिक्वायर्ड टू बी स्टडी अंडर स्टैटिक्स। ओके, नाउ अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे।